कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कायरलिटी एंड कायरल सेंटर। काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को कायरलिटी कायरल सेंटर में। सबसे पहले डिफरेंस करने में कि ये होते क्या हैं, इनका डिफरेंस क्या है इनमें, और फिर इनको चेक कैसे किया जाता है, मतलब क्या होता है इनका। ये सारी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को इन दो वर्ड्स के अंदर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है ये दोनों टॉपिक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ते हैं हम कायरलिटी और कायरल सेंटर को। चलो बात करते हैं अपन कायरलिटी और कायरल सेंटर की। सबसे पहले मैं बात करूंगा कायरलिटी की कि ये कायरलिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो देखो, कायरलिटी की डेफिनेशन ये बोली जाती है कि अगर कोई भी स्पीशीज, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड अपनी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है। दोबारा सुनना गौर से। अगर कोई भी कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल अपनी खुद की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका नाम होता है कायरलिटी। तो कायरलिटी का मतलब है अपनी खुद की नॉन सुपर इम्पॉसिबल अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करना। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन की लाइन लिखता हूँ, फिर एक एक वर्ड्स को अपन क्लियर करेंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो कायरलिटी की डेफिनेशन बताई जाती है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल through which it can form its non-super impossible मिरर इमेज। यानी किसी मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो खुद की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज की फॉर्मेशन करता है, क्या कहलाता है? कायरलिटी कहलाता है। अब यहाँ पे अपने पास दो शब्द आए हैं, कौन कौन से? एक तो मिरर इमेज और दूसरा नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब हिंदी को बोलते हैं। नॉर्मल किसी भी मिरर में इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है उसे अपन क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। और एक वर्ड आया है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो देखो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल वर्ड आया है तो एक सुपर इम्पॉसिबल वर्ड भी होगा। हिंदी में बोलते हैं सुपर इम्पॉसिबल को अध्यारोपित और नॉन सुपर इम्पॉसिबल को अनअध्यारोपित। क्या मतलब होता है इन दोनों की बात कर रहे हैं अपन। तो मैं एक तरफ लिख देता हूं सुपर इम्पॉसिबल, और दूसरी तरफ लिख देता हूं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यारोपित और इसको बोलेंगे अनअध्यारोपित। मान लो आपके पास कोई स्पीशीज है ए, मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई तो ए की इमेज ए जैसी बनेगी। क्या करो, इस ए की इमेज को इमेजिन करो कि यहां से उठाया और इसके ऊपर रखा। अगर किसी भी स्पीशीज की मिरर इमेज उसके ऊपर एज इट इज रखी जाए, दोबारा सुनना, अगर किसी भी स्पीशीज की मिरर इमेज यानी किसी भी स्पीशीज का दर्पण प्रतिबिंब उसके ऊपर एज इट इज रखा जाए तो वो कहलाता है सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब। तो अनअध्यारोपित का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी स्पीशीज का मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब अगर एग्जैक्ट उसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा, यानी अगर एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं रख सकते, तो वो कहलाता है अनअध्यारोपित यानी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बनाया बी की इमेज बनाई मैंने इस तरह से, सही है। बी की इमेज को उठा के इसके ऊपर रखो, क्या एज इट इज फिट बैठेगी? नहीं बैठेगी। इसका मतलब बी की मिरर इमेज इसके ऊपर फिट नहीं बैठ रही। ये कैसी है? अनअध्यारोपित यानी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो जिस भी स्पीशीज
जिसमें ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाने का गुणधर्म पाया जाता है, प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट है। तो कायरलिटी ये इसी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज के ऊपर बेस्ड होती है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जो अपनी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कायरलिटी प्रेजेंट होती है। ये मतलब होता है आपके पास कायरलिटी का। इसी तरह से आप दूसरे अल्फाबेट्स की भी बात कर सकते हो। दूसरे अल्फाबेट्स का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया सी, सी की इमेज बनाऊंगा तो इस तरह से बनेगा। उठा के इसके ऊपर रख के देखो, इमेजिन करो कि इसकी इमेज को उठा के इसके ऊपर रख रहे हो, नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब ये कैसी है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। सही है। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बना रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कायरलिटी प्रेजेंट है। और जिसके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट होती है उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है कायरल मॉलिक्यूल। और जिसके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि ये जो सुपर इम्पॉसिबल वाला पार्ट है, यानी इनके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट नहीं होगी, तो इनको बोला जाएगा अकायरल मॉलिक्यूल्स। तो कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल्स किसके ऊपर बेस्ड हैं, कायरलिटी के ऊपर बेस्ड हैं। जिनमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी वो कायरल मॉलिक्यूल्स, और जिनमें कायरलिटी एब्सेंट होगी वो अकायरल मॉलिक्यूल की कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। कुछ और अल्फाबेट्स और कंपाउंड लेके उनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल करके बताता हूँ किस तरह से कायरल और अकायरल देखा जाता है। जैसे मैंने लिया डी, अल्फाबेट डी, मिरर इमेज बनाऊंगा कुछ इस तरह से बनेगी। साफ साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर रख नहीं सकते, यानी नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कैसा है ये अल्फाबेट, कायरल है ये अल्फाबेट। मैंने लिया ई, इमेज बनाई इस तरह से, साफ साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये अल्फाबेट कैसा है, कायरल है ये अल्फाबेट। उसी तरह से मैंने लिया ओ, तो ओ की इमेज कैसे बनेगी, साफ साफ पता चल रहा है कि इसके ऊपर रख सकते हैं अपन, यानी सुपर इम्पॉसिबल है। ये किस कैटेगरी में जाएगा, कायरल की कैटेगरी में जाएगा। मैंने लिया एस, एस की इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, साफ साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये कैसा है, कायरल अल्फाबेट की कैटेगरी के अंदर जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे मॉलिक्यूल्स लेके भी उसके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया मैं इसकी इमेज बनाता हूं, तो COH की इमेज COH, OH की इमेज OH, OH की इमेज OH, H की इमेज H और CH3 की इमेज CH3। सही है। रख के देखो इसकी मिरर इमेज को इसके ऊपर लगा के देखो, ये एज इट इज सेट नहीं बैठेगी, क्योंकि OH के ऊपर क्या चला जाएगा, H। इसका मतलब ये आपके कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, इसका मतलब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर कायरलिटी नाम की चीज प्रेजेंट है। तो कायरलिटी कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल अपनी खुद की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाता है। आई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं कायरल सेंटर की, और मेनली ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन से डील करते हैं, इसलिए अपन कायरल कार्बन वर्ड का भी यूज हर जगह पर करते हैं। मैं बात करता हूं कायरल सेंटर या फिर कायरल। हमें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन ये चारों बॉन्ड 4 डिफरेंट स्पीशीज से बनाए, यानी कार्बन के 4 बॉन्ड पर 4 वैलेंसीज पर 4 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स या एटम लगे हुए हो, तो वो कार्बन क्या कहलाता है, आपके कायरल कार्बन कहलाता है। सीधी सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है कि अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप में फुलफिल कर रखी है, तो वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा। और कायरल कार्बन को इस तरह से स्टार लगा के शो
किया जाता है। अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी इस तरह से कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी उसके ऊपर भी 4 डिफरेंट वैलेंसीज प्रेजेंट है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम प्रेजेंट है, तो उसको अपन कायरल के नाम से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल से अगर नाइट्रोजन इसको फुलफिल कर रहा है तो अपन उसको कायरल नाइट्रोजन बोल देंगे, ऑक्सीजन कर रहा है तो कायरल ऑक्सीजन बोल देंगे, सल्फर कर रहा है तो कायरल सल्फर बोल देंगे, और कॉमनली इनको कायरल एटम से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जिसे अपन कायरल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो जो एटम इस शर्त को फॉलो करेगा, यानी डिफरेंट वैलेंसीज वाली शर्त को फॉलो करेगा, ये 4 डिफरेंट वैलेंसी वाली शर्त को फॉलो करेगा, उसको अपन कायरल के नाम से जानेंगे, यानी कायरल सेंटर के नाम से जानेंगे। अगर वो कार्बन होगा तो उसे कायरल कार्बन बोल देंगे, नाइट्रोजन होगा तो कायरल नाइट्रोजन बोल देंगे। कॉमनली इनको कायरल एटम या फिर कायरल सेंटर के वर्ड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह से कायरल कार्बन देखे जाते हैं। मैंने दिया एग्जांपल CH3 CH2 CH3, सही है। मैं एक एक कार्बन को चेक करता हूं कि कहीं वो कायरल तो नहीं बन रहे। सबसे पहले बात करता हूं मैं इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगी हुई है। हमें तो 4 डिफरेंट स्पीशीज चाहिए, 3 तो हाइड्रोजन ही दिख रही है, कभी कायरल नहीं बन सकता। 2 हाइड्रोजन कभी नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। इसका मतलब इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हो गए? 0। कायरल कार्बन बोलो, कायरल सेंटर बोलो, बात एक ही है। मैंने एग्जांपल दिया CH3 CH CH2 CH3 और यहां लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, कभी नहीं बन सकता। 2 हाइड्रोजन है, कभी नहीं बन सकता। 3 हाइड्रोजन है, कभी नहीं बन सकता। लेकिन देखो इस मिड वाले कार्बन के ऊपर गौर करो, इस मिड वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगी हुई है, एक ब्रोमीन लगा है, 2 डिफरेंट वैलेंसीज। एक तरफ मैथिल लगा हुआ है और दूसरी तरफ एथिल लगा हुआ है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए इसके ऊपर। इसका मतलब ये कार्बन क्या कहलाएगा आपके? ये कार्बन आपके कायरल कार्बन की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। आई बात समझ में? अब कोई ये मत कह देना कि सर इसके ऊपर ये भी कार्बन ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन तो सेम हो गए। जब भी स्टीरियो के अंदर फर्स्ट एटम सेम आता है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल में हो चाहे ऑप्टिकल में हो, कुछ और भी चीज़ अगर अपन देख रहे हैं इज नॉमेनक्लेचर वगैरह, तो अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूल का यूज करते हैं, यानी अपन कंटिन्यू चेन को देखते हैं। अगर पहला आइटम सेम आ जाए तो नेक्स्ट आइटम्स की बात करते हैं, जब तक कि हमारे पास कुछ डिफरेंट ना मिल जाए तब तक हम लगातार उसको देखते रहते हैं। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, फिर 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 2 कार्बन इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और एक दूसरा कार्बन लगा हुआ है, तो आपको बाद में डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। और बल्कि हम तो पूरा एक ग्रुप जो उसके ऊपर जुड़ा हुआ है उसको कंसिडर करेंगे। हमें पहले एटम से मतलब नहीं है, हमें ग्रुप से मतलब है कि जो इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ कार्बन ही जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है, यानी कि कंपाउंड फॉर्म के अंदर है, ग्रुप फॉर्म के अंदर है। तो पूरे ग्रुप को कंसिडर करना है, सिर्फ एटम को देख के मत छोड़ देना कि कार्बन कार्बन सेम हो गए। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और उनके ऊपर अपन इस कायरल कार्बन की कैलकुलेशन को चेक करते हैं। चलो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके ऊपर अप्लाई करते हैं अपन। जैसे सबसे पहले मैं 2 कार्बन नोट करता हूँ तो कायरल नहीं बन सकते। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन है, ये कभी कायरल नहीं बन सकते। नेक्स्ट बचे कौन से, क्लोरीन वाले। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। पहले इसकी बात कर लेता हूँ। इसके ऊपर एक मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगी हुई है और एक ये पूरा कंपाउंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये कायरल है। और सेम डिट्टो ये है आपके पास, तो ये भी आपके पास क्या बनेगा, कायरल। तो यहाँ पर कितने कायरल सेंटर हो जाएंगे आपके पास, 2 कायरल सेंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ। ये कभी कायरल नहीं बन सकते, जिसके ऊपर मैं डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके अलावा जो बच गए उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक 2 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री कार्बन है, एक 3 डिग्री कार्बन। सही है, ये 2 डिग्री सेम आ गए। इसके आगे 2 डिग्री, इसके आगे भी 2 डिग्री, इसके आगे 2 डिग्री, इसके आगे भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, यानी कि पूरा सेम है। एंड तक देखना है, जब तक कि डिफरेंट ना मिल जाए, जब तक कि कुछ नतीजा ना निकल जाए, एंड तक सेम है। अब जाके हम कहेंगे कि ये दोनों कार्बन की कायरल नहीं बन सकते, तो कायरल सेंटर कहते हैं 0, क्योंकि इसके ऊपर लगे हुए ये दोनों इस तरफ और इस तरफ ये जो स्पीशीज जुड़ी हुई है ये एकदम जैसे है, सेम है। नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन नहीं बन सकता। इसकी बात करता हूँ, हाइड्रोजन 2 डिग्री OH, यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन इसके ऊपर ब्रोमीन भी लगा हुआ है, तो ये और ये दोनों डिफरेंट क्या काउंट होंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कायरल बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, जबकि इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो डिफरेंट स्पीशीज आ गए आपके पास। सेम उसी तरह से ये भी आपके क्या बनेगा, कायरल बनेगा। एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक 2 डिग्री और एक ही जो कार्बन है, इस 2 डिग्री पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, OH है, यानी ये एल्कोहलिक ग्रुप हो गया और ये नॉर्मल एल्केन की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी आपके क्या बन जाएगा, कायरल। तो कायरल सेंटर कितने आएंगे आपके पास, यहाँ पर 2 कायरल सेंटर आएंगे। नेक्स्ट की बात करता हूँ, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कभी नहीं बन सकता। इस कार्बन के पास तो टोटल 4 बॉन्ड्स है ही नहीं, जो 4 सिंगल वैलेंसीज है ही नहीं, ये अपनी 2 वैलेंसीज को ऑक्सीजन से पूरी कर रहा है, यानी इसके ऊपर 4 सिंगल बॉन्ड तो आएंगे ही नहीं, यानी इसके ऊपर तो कभी आपको कायरल चेक करना ही नहीं है, क्योंकि कायरल के लिए 4 डिफरेंट वैलेंसीज होगी, जबकि यहाँ तो 2 वैलेंसीज सेम ऑक्सीजन ही पूरी कर रहा है, यानी दोनों बॉन्ड किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन पे, यानी सेम हो गई। इसका मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों को भी देखना ही नहीं है। बचा कौन, ये लो भाई, ये मैथिल, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये पूरी स्पीशीज यानी ये क्या बन गया आपके पास, कायरल बन गया। सही है, 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वालों को देखना ही नहीं है, इसका मतलब कायरल सेंटर क्या आ गया आपके पास, 0 कायरल सेंटर यहाँ पर आ चुके हैं। सही है, तो ये है आपके पास कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन देखना। कैसे देखे जाते हैं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूं। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार वो हमें नाइट्रोजन के साथ भी दे देता है। थोड़ा सा अगर उसको क्वेश्चन टिपिकल बनाना है तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड देता है। कैसे, एग्जांपल से देखता हूँ। एक बार वो इस तरह से देगा और एक बार वो इस तरह से देगा। सही है, तो देखो भाई, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, या फिर कार्बन में ऐसे कर देना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सबसे पहले मेरे पास ये कंपाउंड, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बन नहीं सकता, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बन नहीं सकता, यानी कि यहाँ जो कार्बन है वो तो कभी कायरल नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे। मैं नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ कि नाइट्रोजन फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। तो देखो, नाइट्रोजन के ऊपर एक तो मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक लॉन्ग पेयर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 4 डिफरेंट चीजें जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे कायरल सेंटर एक होगा, वो कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। यानी लॉन्ग पेयर को भी डिफरेंट वैलेंसी के अंदर काउंट करना है, लेकिन कई बार यहाँ पर नाइट्रोजन का लॉन्ग पेयर डिफरेंट वैलेंसी में काउंट नहीं होता। कब नहीं होता, उसकी बात नेक्स्ट एग्जांपल में। 3 हाइड्रोजन ये कार्बन नहीं बनेगा, 2 हाइड्रोजन ये कार्बन नहीं बनेगा, 3 हाइड्रोजन ये कार्बन नहीं बनेगा। नाइट्रोजन पे गौर करता हूँ, देखो
तो नाइट्रोजन के एक लॉन पेयर, एक हाइड्रोजन, एक एथिल और एक ये सी डबल बॉन्ड O, 4 डिफरेंट चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे सर ये कार्बन बन सकता है, बिल्कुल, लेकिन देखो नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में बिजी है इस सी डबल बॉन्ड O के साथ। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है, यहाँ पॉइंट बनता है कि अगर किसी भी एटम का, स्पीशीज का लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में बिजी होता है तो वो डिफरेंट वैलेंसी में काउंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो बनेगी तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अब इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के बॉन्ड चले गए, ये लॉन पेयर चला गया, अब सिर्फ और सिर्फ इसके पास ये 3 तरह की बॉन्ड्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड और एक आपके पास ये 2 आपके पास ये सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ आपको डिफरेंट वैलेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉन पेयर किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं और डबल बॉन्ड हो चुका है। आपको पता है डबल बॉन्ड वाली चीजों पे अपन ये कायरल नाम की कोई चीज अप्लाई करके नहीं देखते। इसलिए जब भी किसी का लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में बिजी होगा, डिफरेंट वैलेंसी की तरह ट्रीट नहीं करेगा, यानी कायरल सेंटर पे आ जाएंगे 0, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि उसका लॉन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में व्यस्त है। एक बात समझ में, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी कायरल सेंटर देखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इन पॉइंट्स को याद करके, रिमेंबर रख के कोई भी कायरल सेंटर से रिलेटेड, कायरल से रिलेटेड चीज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज समझ आई, कायरलिटी और कायरल सेंटर समझ में आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।